कैसे हैं आप सब। तो हम जो पार्लियामेंट है वो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम उसमें 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो 6 पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट हाफ एन आवर डिस्कशन। तो जो ये डिस्कशन होता है ये मेन होता है कि क्यों किया जाता है फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये कीवर्ड आप जरूर ध्यान रखें। और इस क्यों ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है फर्स्ट। सेकंड इस ये इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट और आंसर, कि इसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जिसके आंसर्स भी डिटेल्स में दिए जाने चाहिए। तो ये उसके लिए होता है। तो जो स्पीकर साहब हैं वो 3 डेज अलाउड करते हैं इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन, और कोई भी फॉर्मल मोशन और वोटिंग नहीं होती बिफोर द हाउस। तो ये 3 चीज़ें हमें निकल के आई हैं। फर्स्ट ये कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है और इसमें लॉट ऑफ डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर डिटेल वे में दिए जाते हैं ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट। और जो स्पीकर हैं वो 3 डे अलो करते हैं इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। लास्ट है कि इसमें कोई भी फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कि इसको 2 आवर डिस्कशन भी बोल देते हैं। एज की जो इसमें टाइम के अलॉट किया जाता है वो 2 घंटे से ऊपर कभी भी नहीं होता है। और जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वो रेज करते हैं क्वेश्चन ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये कीवर्ड आ गया आपका। और जो स्पीकर है वो अलॉट करते हैं 2 दिन इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। एंड देयर इज़ नाइदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस, ना ही वोटिंग होती है। तो जो डिवाइस है एग्जिस्टेंस में सिंस 1953। नेक्स्ट है स्पेशल जो मेंशन है कि मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में भी नहीं उठाया गया, वो जो विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग क्वेश्चन आर भी में भी नहीं जो पुटअप हुआ, हाफ एन आवर डिस्कशन में भी नहीं लिया गया जो मैटर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में भी नहीं लिया अंडर एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन और अंडर एनी रूल ऑफ द हाउस। जो इनमें से किसी भी जो मैटर रेज नहीं किया हुआ वो रेज किया जाता है अंडर द स्पेशल मेंशन इन द राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स। इक्विवेलेंट प्रोसीजर डिवाइस लोकसभा में नोटिस मेंशन कहते हैं अंडर द रूल 377। तो ध्यान रखेंगे स्पेशल मेंशन तो ये राज्यसभा के अंदर है, और जो नोटिस मेंशन है अंडर रूल 377 ये लोकसभा के अंदर होता है। और ये किसी में भी मेंशन नहीं है, डेट्स वाई इसको अलग से ले जाता है। उसको नेम से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं या कॉमन सेंस से याद कर सकते हैं। स्पेशल मेंशन है कि ये किसी भी जो डिस्कशन मोशन हुए उनमें नहीं लिया गया, डेट्स वाई इट कैन बी रेज अंडर द स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा। और सेम प्रोसीजर जो डिवाइस है लोकसभा के अंदर नोटिस मेंशन कहते हैं। वो रेजोल्यूशन देख लेते हैं कि एक मेंबर जो है वो मूव कर सकता है रेजोल्यूशन कि ड्रॉ करने के लिए अटेंशन हाउस का और गवर्नमेंट का किसी भी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का। और जो डिस्कशन है ऑन रेजोल्यूशन वो स्ट्रिक्टली रिलेवेंट है टू एंड विद द स्कोप जो है उसका रेजोल्यूशन का। जो मेंबर जो मूव करता है रेजोल्यूशन को ये और अमेंड करता है इस रेजोल्यूशन को कैन नॉट विड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द हाउस। कि बेसिकली जो भी मेंबर इस रेजोल्यूशन को मूव करता है वो इसमें जो रेजोल्यूशन होता है इसको ना ही वो अमेंड कर सकता है ना ही मूव कर सकता है अनलेस जो हाउस की परमिशन ले लो तब तक। ये ध्यान रखेंगे आप, आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रेजोल्यूशन है वो 3 कैटेगरी के होते हैं, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, थर्ड इज स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन उसके नेम से ही सजेस्ट होता है कि ये वो होते हैं जो प्राइवेट मेंबर्स द्वारा मूव किए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो मेंबर होते हैं हाउस के अदर देन मिनिस्टर्स। ये डिस्कस किया जाता है ओनली ऑन अल्टरनेटिव फ्राइडे और इन द आफ्टरनून सीटिंग। और जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है और वो होता है जो मूव किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा, और इट कैन बी टेक अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, किसी भी दिन ये लिया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, इट कैन बी मूव आइदर बाय प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। तो इसे प्राइवेट मेंबर भी ले सकते हैं और मिनिस्टर भी मूव कर सकते हैं। और इसे स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि ये इट इज़ ऑलवेज टेबल इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कि इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो जो भी रेजोल्यूशन के अंदर है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। डेट्स वाई इट्स इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन डिफरेंट कैसे होता है मोशन में, कि जो सभी रेजोल्यूशन है वो सब्सटेंटिव मोशन के अंदर आते हैं। ऑल मोशन कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, की जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है, कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डेट इज़ टू से कि एवरी रेजोल्यूशन इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन। और जो सभी मोशंस होते हैं वो नेसेसरी नहीं है कि सब्सटेंटिव हों।
तो आप समझ रहे हैं कि सभी जो रेजोल्यूशन है वो सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन जो सभी मोशन है ज़रूरी नहीं है कि सब्सटेंटिव मोशन हो। फर्दर जो ऑल मोशंस हैं वो नॉट नेसेसरी कि उन्हें वोट ऑफ द हाउस के लिए भी नहीं रखा जाता, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं। वेयर एज जो सभी रेजोल्यूशन है वो रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन, तो दो डिफरेंस हो चुके हैं। तो आप बेसिकली एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें डिफरेंस है कि जो सभी जो मोशंस होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वोट ऑफ द हाउस के लिए रखा जाए, लेकिन जो सभी रेजोल्यूशन होते हैं आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सभी रेजोल्यूशन है वो सब्सटेंटिव मोशन के अंदर आते हैं, लेकिन जो सभी मोशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब्सटेंटिव हों, बिकॉज हम ऊपर देख चुके हैं सब्सटेंटिव मोशन के बारे में। तो आप वो जरूर देखें कि वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो होता है। तो और भी जो मोशंस हो सकते हैं कि विदाउट ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो इस डेट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि जो सभी मोशंस हैं वो नेसेसरी नहीं है कि सब्सटेंटिव ही हो, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मोशंस में। नेक्स्ट है यूथ पार्लियामेंट। जो स्कीम है यूथ पार्लियामेंट की वो स्टार्ट हुई थी किसकी रिकमेंडेशन पे? 4th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन पे ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो यंगर जनरेशन है उन्हें भी बताया जाए जो प्रैक्टिस प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, और स्पिरिट है जो डिसिप्लिन की, टॉलरेंस की, उसका जो करेक्टर है उन यूथ के माइंड में डाल दिया जाए और इनकलक्रेट किया जाए इन द स्टूडेंट कम्युनिटी की जो भी बेसिक वैल्यू है डेमोक्रेसी की, एंड टू एनेबल देम कि एक्वायर करें एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो 3 पॉइंट आप कीवर्ड से ध्यान रखेंगे कि यंगर जनरेशन का जो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये होने लगा है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जिससे कि उनको पता चले कि क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। सेकंड जो डिसिप्लिन और टॉलरेंस की स्पिरिट है उनके माइंड में डाल देना। थर्ड है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यूज़ को इनकलक्रेट करना। नेक्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एनकरेजमेंट टू द स्टेट इन इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कि किसी भी टर्म में, किसी भी मोशन में, किसी भी डिस्कशन में, तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछिए एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 10M एक्सपर्ट IAS। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट के अंदर कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो आइडेंटिकल है, एक समान है इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये नहीं है कि राज्यसभा में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अलग है, कानून बनाने का प्रोसीजर अलग है, राज्यसभा में अलग है, लोकसभा में अलग है, ऐसा नहीं है। बोथ हाउस हैव द सेम आइडेंटिकल प्रोसीजर। एवरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द सेम स्टेज इन द ईच हाउस। कि दो हर बिल होता है उसे सेम स्टेज से पास करना पड़ता है हर हाउस में। और बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, और वो एक्ट बनता है, ये लॉ बनता है जब उसे इनेक्ट कर दिया जाता है। ये हम सब चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा जब तक उसको वो एक्ट नहीं बनता है, जब तक कि प्रेसिडेंट का उसको एसेंट नहीं मिलता है, तब तक वो बिल रहता है। और जब जैसे ही उसे प्रेसिडेंट साहब का एसेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है इन द पार्लियामेंट। वो 2 काइंड के होते हैं, पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल, जो ऑलरेडी हम ऊपर देख भी चुके हैं कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल्स, और जो प्राइवेट ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल, कि जो पब्लिक बिल है उन्हें गवर्नमेंट बिल्स भी बोलते हैं, और जो प्राइवेट बिल्स हैं उन्हें प्राइवेट मेंबर बिल भी बोला जाता है। दो जो बोथ हैं वो गवर्न किए जाते हैं सेम प्रोसीजर से, वो पास भी होते हैं सेम स्टेजेस से, लेकिन कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में, जो हम आगे टेबल में पढ़ेंगे भी। अब देख लेते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वो 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी बिल, देन मनी बिल, थर्ड है फाइनेंशियल बिल, और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में जो फर्स्ट 3 हैं वो पढ़ेंगे। फोर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो चैप्टर 10 है हमारा, इसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें आर्टिकल 368 हम पूरा डिस्कस किया है, तो वो पूरा ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो ऑर्डिनरी बिल है वो कंसिडर किया जाता है विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, और जो मनी बिल है वो कंसर्न होता है फाइनेंशियल मैटर, जिसमें टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन जो फाइनेंशियल बिल है वो कंसर्न करता है जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं अदर देन मनी बिल, की जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे, आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। कि पहले हमने देखा कि मनी बिल में जो भी मैटर आएंगे और फाइनेंस बिल में जो भी, इसमें भी फाइनेंस के मैटर ही आएंगे, लेकिन जो यहाँ ऑलरेडी मनी बिल में आ चुके वो इस वाले लूप में एंटर नहीं करेंगे।
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेपरेट प्रोसीजर रखा है फॉर द इनेक्टमेंट सभी टाइप के जो बिल हैं चारों का, एंड प्रोसीजर विद रिगार्ड टू की ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो ऑलरेडी चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके हैं, आप जाके उसकी वीडियो जरूर देखिए। फर्स्ट देखते हैं ऑर्डिनरी बिल कि एवरी जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे 5 स्टेज से पास करना पड़ता है बिफोर कि उसे स्टैट्यूट बुक में अपना जगह बनाए। तो 5 स्टेजेस देखेंगे हम। तो फर्स्ट रीडिंग होती है कि एक ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कि जैसे हम अभी आगे देखेंगे मनी बिल का कि कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तो ऐसे इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और सच बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है या तो उसे मिनिस्टर भी कर सकते हैं या कोई और मेंबर भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल मिनिस्टर ही करेंगे, और द मेंबर जो इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिल को उसे हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है। एंड वैन जब हाउस ग्रांट कर देता है परमिशन की इंट्रोड्यूस करें बिल को, जो मूवर है वो बिल का वो इंट्रोड्यूस करता है इसको रीड करके बाय टाइटल और ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखेंगे कि 2 चीज़ देखते हैं उसमें, टाइटल और ऑब्जेक्टिव को रीड करता है, और कोई भी डिस्कशन बिल पे नहीं होता इस स्टेज पे। जो फर्स्ट वाली स्टेज होती है, लेटर जो बिल है वो पब्लिश किया जाता है इन द गेजेट ऑफ द इंडिया। अगर बिल को पब्लिश कर दिया जाए बिना ही उसके इंट्रोडक्शन के, तो जो परमिशन है इंट्रोडक्शन करने की बिल को वो नेसेसरी नहीं होती। और जो इंट्रोडक्शन है बिल का और उसकी पब्लिकेशन गेजेट में, वो उसकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो ही कॉन्स्टिट्यूट करती है। अब डिफरेंस पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में देख लेते हैं कि ये इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के द्वारा के अंदर बाय द मिनिस्टर। ऑलरेडी हम ये भी देख चुके हैं पब्लिक बिल जिसे गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं, और जो प्राइवेट है उसे कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का अदर देन मिनिस्टर कर सकते हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी की, जो पब्लिक बिल होता है। और प्राइवेट मेंबर जो रिफ्लेक्ट करता है जो अपोजिशन पार्टी का स्टैंड पब्लिक मैटर में। थर्ड है कि ये ग्रेटर चांस होते हैं कि पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव किया जाए जो पब्लिक बिल होता है। जो प्राइवेट बिल होता है इसके लेसर चांस है ये अप्रूव हो पार्लियामेंट द्वारा। और जो फोर्थ है कि इसका रिजेक्शन हाउस के द्वारा अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड लेड टू रेजिग्नेशन, कि जब पब्लिक बिल रिजेक्ट होता है तो इससे जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का वो लूज़ होता है एंड इट लेड टू द रेजिग्नेशन। लेकिन जब ये रिजेक्ट होता है जो प्राइवेट मेंबर होता है तो इसका कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन से। फिफ्थ है जो पब्लिक बिल है इसका इंट्रोडक्शन इन द हाउस, इसके लिए 7 दिन का नोटिस लगता है। और जो प्राइवेट बिल है इसकी ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि लिस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब लेस इंपॉर्टेंस है इन कंपेरेटिव टू पब्लिक बिल, तो इसे 1 महीने का नोटिस लगेगा, तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है। और जो पब्लिक बिल होता है वो 7 डेज के नोटिस के साथ ही उसके बाद ही उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 6 से ये ड्राफ्ट किया जाता है बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। और जो प्राइवेट होते हैं ये ड्राफ्ट किया जाता है इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न, उनसे ही। नेक्स्ट जो फर्स्ट हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है कि इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन उसका बिल का एंड गैजेट में मेंशन करना। नेक्स्ट जो रीडिंग होती है इस रीडिंग स्टेज पे जो बिल है वो रिसीव करता है ना केवल जनरल बट ऑल्सो डिटेल उसे एग्जामिन किया जाता है और एज्यूम करता है अपनी एक फाइनल शेप। हैंस ये जो स्टेज है दिस फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज कि किसी भी बिल के इनेक्टमेंट में। इन फैक्ट दिस स्टेज इन्वॉल्व होते हैं 3 मोर सब स्टेजेज होती हैं इसी स्टेज में, नेमली स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, फिर कमेटी स्टेज होती है, फिर कंसिडरेशन स्टेज होती है। फर्स्ट जो इसके सब स्टेजेज हैं वो देख लेते हैं कि स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन की जो प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं बिल की वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सभी मेंबर्स में। जो प्रिंसिपल्स हैं बिल के और उसके जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं जनरली, बट लेकिन जो डिटेल्स हैं बिल की वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप बुक में अपनी हाईलाइट कर लेंगे। और एट दिस स्टेज जो हाउस है कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शन, कि इसमें जो फर्स्ट जो स्टेज है सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट सब स्टेजेस हैं जिसमें स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन हम देख रहे हैं, तो उसमें हाउस के पास 4 एक्शन कर सकता है। ऑप्शन होते हैं उसके पास। फर्स्ट कि इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली, कि वो बिल को एकदम इमीडिएटली कंसिडर कर ले और या कोई डेट दे दे कि उस दिन ये कंसिडर करेगा इस बिल को, और रेफ़र कर दे इस बिल को किसी सेलेक्ट कमेटी के कि वो एग्जामिन करेगी इसको, या वो बिल को एक जॉइंट कमेटी को दे दे दोनों ही हाउस की। या फोर्थ उसके पास ऑप्शन होता है वो
पब्लिक ओपिनियन के लिए उस बिल को सर्कुलेट करे। और जो सिलेक्ट कमेटी है उसमें कौन होते हैं, ये कॉन्सिस्ट होते हैं मेंबर ऑफ द हाउस, जहाँ पे बिल ओरिजिनेट हुआ है उसके, और एक जॉइंट कमेटी में कौन होते हैं, दोनों ही हाउस के। तो आप ध्यान रखेंगे सिलेक्ट कमेटी में जो मेंबर होते हैं कि वो वाले हाउस के होते हैं जहाँ पे बिल ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन जॉइंट कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जो मेंबर होते हैं ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के रहते हैं। देन कम्स द कमेटी स्टेज की जो यूजुअल प्रैक्टिस है कि वो रेफ़र करें इस बिल को टू अ सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, और ये कमेटी एग्जामिन करती है बिल को थोरोली डिटेल क्लोज बाय क्लोज, मतलब जो डिफरेंट क्लोज प्रोविजंस है वन बाय वन डिस्कस किया जाता है। एंड इट ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविज़न, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसके प्रोविज़न को अमेंड भी कर सकती है बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इट। कि प्रोविज़न और प्रिंसिपल्स में ये डिफरेंस है कि जो बेसिक इसकी जो स्मेल है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो भी ये बिल है तो ये इसके प्रोविज़न को तो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो भी उस प्रोविज़न के पीछे जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है उसे अमेंड नहीं कर सकते। और इस स्क्रूटनी के कंप्लीट होने के बाद और डिस्कशन के बाद जो कमेटी रिपोर्ट है, द कमेटी रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस। इस कमेटी जो बिल को हाउस को रिपोर्ट कर देती है बैक। और जो थर्ड सब स्टेज आती है सेकेंड स्टेज की, दैट इज़ कंसिडरेशन स्टेज। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल, सिलेक्ट कमेटी के बाद जब हाउस रिसीव करता है बिल को, वो इसके जो बिल के प्रोविज़न वो भी क्लोज बाय क्लोज इसको कंसिडर करता है, और जो हर क्लोज है उसे भी डिस्कस किया जाता है और वोट किया जाता है सेपरेटली, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेंबर हैं वो अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो इसका पार्ट बन देते हैं कि बिल में ऐड हो जाते हैं वो। नाउ कम्स द थर्ड स्टेज। इस स्टेज पे जो डिबेट है वो कन्फाइंड होता है कि वो एक्सेप्ट करें बिल को या रिजेक्ट करें बिल को एज अ होल, और कोई भी अमेंडमेंट इस स्टेज पे अलाउ नहीं होता है कि ऑलरेडी हम सेकंड स्टेज पे देख चुके हैं। एज जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं बिल में ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, स्क्रूटनाइज मीन्स डीपली एग्जामिन, और ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेकेंड रीडिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मेजोरिटी जो मेंबर प्रेजेंट वोटिंग होते हैं वो एक्सेप्ट कर लें बिल को, तो ये भी टर्म आप समझेंगे वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग की प्रेजेंट एक्स हैं कि, लेकिन उनमें से वोटिंग का अधिकार वाई को है कि ये आप ये कॉन्सेप्ट समझें कि ये सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है। अमेंडमेंट ऑफ द चैप्टर अगर आपने चैप्टर 10 नहीं देखा तो आप देखिए, तो वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अगर जो मेंबर है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को, तो जो बिल है वो एक्सेप्ट किया जाता है एज अ पास बाय द हाउस। देयर आफ्टर जो बिल है वो ऑथेंटिकेट किया जाता है बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो भी हाउस के प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में किसी में भी, एंड ट्रांसमिट किया जाता है दूसरे हाउस में उसके कंसिडरेशन के लिए और अप्रूवल के लिए। वहाँ पे भी यही सेम प्रोसीजर चलता है, और बिल को कंसिडर किया जाता है पास पार्लियामेंट के द्वारा ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज एग्री टू इट आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट। और बिल को तभी जब कंसिडर किया जाएगा, ये पास कर दिया गया पार्लियामेंट द्वारा, जब दोनों ही हाउस ने इसको पास कर दिया गया है, या तो विद अमेंडमेंट या बिना ही किसी अमेंडमेंट के। फोर्थ स्टेज आती है, क्योंकि हमने देखा कि 5 स्टेज से जाएगा हमारा ऑर्डिनरी बिल, तो 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ है कि बिल अब सेकंड हाउस में जा चुका है, कि इन द सेकंड हाउस ऑल्सो जो बिल है वो सभी 3 स्टेजेस से पास होता है, जो हम देख चुके हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड के भी 3 सब जो स्टेजेस हम देख चुके हैं, एंड थर्ड रीडिंग। और उसके पास हाउस के पास भी 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं कि ये पास कर सकता है बिल को जो फर्स्ट हाउस ने भेजा है कि बिना ही कोई अमेंडमेंट किए उससे सहमति होकर। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो बिल को पास कर दे लेकिन अमेंडमेंट के साथ, और फर्स्ट हाउस में भेज दे कि अब वो उसे रिकन्सिडर करें जो भी उसने अमेंडमेंट डाले हैं। थर्ड है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को ऑल टुगेदर। ये केवल हम ऑर्डिनरी बिल के केस में देख रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे मनी बिल में कि वो रिजेक्ट कर पाएंगे या नहीं, वो हम आगे देखते हैं। और फोर्थ है कि ये इट मे नॉट टेक एनी एक्शन, या फोर्थ उनके पास ऑप्शन बचता है कि वो कोई भी एक्शन ना लें और बिल को पेंडिंग छोड़ दें। और इसमें नेक्स्ट दिया गया है कि अगर जो सेकंड हाउस है वो पास कर देता है बिल को बिना ही किसी अमेंडमेंट के, और जो फर्स्ट हाउस है वो भी अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर कोई अमेंडमेंट किया भी है जो सेकंड हाउस ने दिया है, तो बिल को कंसिडर किया जाता है, डी मीन्स टू कंसिडर, कि पास बाय बोथ द हाउस। और जो सेम जो बिल है वो प्रेसिडेंट साहब को दे दिया जाता है कि वो अपना एसेंट उस पर दे दें। और दूसरी हाथ में अगर जो फर्स्ट हाउस है वो रिजेक्ट कर देता है कोई भी अमेंडमेंट जो सेकंड हाउस ने सजेस्ट किया है, या सेकंड हाउस जो बिल है उसे रिजेक्ट कर देता है, ये दोनों केसेस में, या जो सेकंड हाउस है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता 6 महीने के लिए, तो एक डेडलॉक हो जाता है उस पर कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और उस डेडलॉक को
सोल्व करने के लिए प्रेसिडेंट साहब जॉइंट सिटिंग लाते हैं, जो हम आर्टिकल 108 में पढ़ेंगे भी, ऑफ द टू हाउसेस। और इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग जॉइंट सेशन के अंदर उस बिल को अप्रूव कर देते हैं, तो जो बिल है उसे कंसिडर किया जाता है कि वो पास हो गया है दोनों हाउस द्वारा। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, आपको वेरी ही ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो फिफ्थ लास्ट स्टेज आती है इसकी, कि प्रेसिडेंट साहब को एसेंट देना है कि हर बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर सिंगली और जॉइंट सिटिंग, वो प्रेसिडेंट साहब के सामने रखा जाता है उनके एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट साहब के पास 3 ऑप्शन बचते हैं कि वो एसेंट दे दें, कि अपनी हामी भर दें इस बिल को, या वो उसे विदहोल्ड करते हैं कि रिजेक्ट कर दिया। थर्ड है कि वो रिटर्न कर दें बिल को, कि वो रिकन्सिडर करें हाउस उसको दोबारा। अब इसमें दिखा है कि इफ़ जो प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं तो वो हमने बताया कि बिल एक्ट बन जाता है और वो स्टैट्यूट जो बुक होती है उसमें प्लेस हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट साहब जो सेकंड ऑप्शन देते हैं कि विदहोल्ड कर देते हैं अपना एसेंट, तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है और वो एक्ट नहीं बनता। थर्ड केस में अगर वो रिटर्न करते हैं हाउस को कि वो कंसिडर करें, और अगर हाउस उसको दोबारा पास करके भेज देता है विद और विदाउट अमेंडमेंट और प्रेसिडेंट साहब के पास रखा जाता है, तो प्रेसिडेंट साहब को उसको एसेंट देना ही होता है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। थर्स जो प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं ओनली सस्पेंसिव वीटो। तो ये प्रेसिडेंट चैप्टर आप देखिए तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो वीटो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप जितने भी पावर्स है प्रेसिडेंट की, तो ये आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये सस्पेंसिव जो वीटो होती है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये जो सेकंड रिकन्सिडर करके भी जब बिल उनके पास आता है, तो उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होता है कि इन्हें जो एसेंट देना ही होता है, जो 44th अमेंडमेंट से ये हुआ था प्रोविज़न। तो आपको यहाँ तक ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। जो नेक्स्ट है मनी बिल, वो डिस्कस करेंगे, वो इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जो